दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ हिंदी व्याकरण की क्लास में समास की क्लास लेकर। दोस्तों, समास के पीछे की दो हमारी क्लासेज हो चुकी हैं, उनको पहले आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखी हैं तो, क्योंकि अगर हम किसी भी टॉपिक को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते हैं, तो वह टॉपिक हमें बहुत अच्छे से समझ आता है। हमारी कल की क्लास में हमने देखा अव्ययी भाव समास की विशेषताएं क्या क्या होती हैं और द्विगु समास की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अव्ययी भाव समास का थोड़ा सा दोहराती हूँ आपके सामने कि अव्ययी भाव समास की प्रमुख विशेषता होती है कि इसमें बनने वाला शब्द अव्यय होना चाहिए। दूसरी विशेषता होती है कि इसमें संज्ञा प्लस संज्ञा आ जाती है। तीसरी विशेषता होती है उपसर्ग प्लस संज्ञा आ जाती है, लेकिन बशर्ते कि प्रय उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि प्रय उपसर्ग आ रहा है तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं होगा। प्रय उपसर्ग आता है तो तत्पुरुष प्रादि तत्पुरुष का उदाहरण हो जाता है। प्रय उपसर्ग को छोड़कर बाकी किसी भी उपसर्ग का अगर प्रयोग किया जा रहा है और उससे बनने वाला शब्द अव्यय शब्द बन रहा है तो वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। उसके बाद हमने देखा द्विगु समास। अगर द्विगु समास की बात करते हैं तो द्विगु समास में द्वि शब्द आया, द्वि का अर्थ दो होता है और दो संख्या होती है, यानी इसका जो पूर्व पद होता है वो संख्या का बोध करवाता है, लेकिन समस्त पद या बनने वाला शब्द किसी समूह का बोध करवाना अति आवश्यक होता है, तभी क्या होता है, द्विगु समास होता है। आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो तत्पुरुष समास है उसका दूसरा भाग हमारे सामने आ जाता है और समास आ जाता है कौन सा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास पढ़ने जा रहे हैं। कर्मधारय समास, दोस्तों कर्मधारय समास की यदि हम बात करते हैं तो इसकी प्रमुख विशेषता होती है, पहली विशेषता कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद, उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरी विशेषता कर्मधारय की आ जाती है कि इसमें विशेष्य विशेषण का मेल पाया जाता है। विशेष्य विशेषण या फिर उपमेय उपमान। कर्मधारय की पहले विशेषता कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर का अर्थ होता है दूसरा, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। उसके बाद है इसमें विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान का संयोग पाया जाता है। दोस्तों विशेष्य विशेषण और उपमेय उपमान बहुत अच्छे से मैंने समास की पहले क्लास में आपको समझाया कि विशेष्य विशेषण कब होता है और उपमेय उपमान कब होता है। आइए दोस्तों बस थोड़ा सा पुनः दोहराती हूँ कि विशेष्य विशेषण और उपमेय उपमान कब पाया जाता है। अगर जैसे हम एक शब्द लेते हैं चरण कमल, एक शब्द आ जाता है चरण कमल, चलो इनको यहाँ रखती हूँ, शब्द आ जाता है चरण कमल। जैसे दोस्तों हमारे सामने शब्द आ जाता है और चलो एक शब्द लिखते हैं, हमारे सामने शब्द आ जाता है चरण कमल और एक शब्द हमारे पास आ जाता है लाल मिर्च। अगर दोनों शब्दों को थोड़ा सा गहराई से हम देखते हैं तो ये जो कमल है इसकी विशेषता किसको दी गई है, चरण को दी गई है, लेकिन ये जो लाल रंग है ये किसके अंदर है, इस मिर्च के अंदर ही है। अगर कोई विशेषता किसी शब्द के अंदर ही पाई जा रही है तो ये विशेष्य और विशेषण का मेल होगा, और यदि कोई विशेषता किसी शब्द को बाहर से दी जा रही है तो ये उपमेय और उपमान का मेल होगा। समझ आया? ये जो चरण थे ये चरण कमल नहीं थे, इन चरणों को संज्ञा दी गई किसकी, कमल की। इन चरणों के अंदर कमल नहीं थे, केवल कमल की उपमा दी गई इन चरणों को। तो यदि बाहर से कोई विशेषता दी जाए तो उपमेय और उपमान का मेल होगा, और कोई विशेषता किसी शब्द के अंदर ही पाई जाए तो विशेष्य और विशेषण का मेल होगा। दोस्तों कई बार हमसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, हमें दे दिया जाता है लाल मिर्च और लाल मिर्च में मिर्च के नीचे अंडरलाइन देकर पूछता है बताइए किस प्रकार का शब्द है।
मिर्च किस प्रकार का शब्द है, वो हमें देगा ये विशेष्य है, दूसरा देगा विशेषण, तीसरा देगा उपमेय और चौथा विकल्प देगा उपमान। और आपको निकालना होता है कि लाल मिर्च में मिर्च शब्द किस प्रकार का शब्द है। ध्यान दीजिएगा, ये तो हमें पता है कि लाल मिर्च है, तो ये लालिमा इस मिर्च के अंदर ही है, तो हमारा उपमेय या उपमान तो होगा नहीं। क्या होगा, विशेष्य या विशेषण होगा। अब हम पहचाने, विशेषण का सभी को पता है, विशेषण क्या होता है, कोई भी विशेषण शब्द होता है। तो लाल एक विशेषण है, एक रंग है, और लाल जो है ये विशेषण शब्द हुआ, तो मिर्च शब्द क्या हो गया, हमारा विशेष्य शब्द कहलाया। कोई भी विशेषण किसी शब्द के अंदर पाया जाता है तो उस शब्द को विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषण पाया जाता है उसे विशेषण कहते हैं। इसी तरह से उपमेय और उपमान भी है कि यदि किसी भी शब्द को कोई उपमान दे दिया जाता है तो वह शब्द आपका उपमेय कहलाता है, और जो उपमान दिया जाता है वह आपका उपमान कहलाता है। आइए, समझ आया होगा। तो ये हमारी विशेषता थी किसकी, विशेष क्रमधारय समास की, कि क्रमधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरी विशेषता कि इसमें विशेष्य, विशेषण या उपमेय उपमान का मेल पाया जाता है। ये विशेषता थी हमारे किसके, क्रमधारय समास की। अब उदाहरण हमारे सामने क्रमधारय समास के दे दिए जाते हैं। जैसे उदाहरण दे दिया जाता है अध्पका। अध्पका, अध्पका शब्द देकर पूछा जाता है कि बताइए किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों, अध क्या है आपका, एक विशेषण शब्द है। अध का अर्थ आधा होता है और पका का अर्थ पका होता है। आधा पका हुआ क्या कहलाता है, अधपका कहलाता है। तो ये जो पका है ये कैसा है, आधा पका हुआ है। तो इसकी विशेषता बता दी गई कि कोई भी वस्तु पकी हुई है तो वो कैसी है, आधी पकी हुई है। तो इसकी इस शब्द की विशेषता है। और देखो, ये उपमेय उपमान भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो पकने की बात है ना, आधे पकने की, ये इसके अंदर ही पाई जा रही है। जैसे मैं ये कहूँ कि अध पका चावल, तो जो चावल है ना उनके अंदर ही है वो आधे पके हुए की विशेषता। तो जो ये है विशेष्य विशेषण का ही मेल होगा, और उदाहरण किसका हो जाएगा, हमारे क्रमधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। आशा रखती हूँ समझ आया होगा। आगे हम देखते हैं अगला समास, और अगला समास कौन सा आ जाता है, द्वंद्व समास। अगला समास हमारे पास आ रहा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की अगर हम बात करते हैं तो द्वंद्व समास की विशेषता होती है कि इसका दोनों पद प्रधान होते हैं। पहली विशेषता, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरी विशेषता इसमें हो जाती है कि इसके अंतर्गत विलोम शब्द पाए जाते हैं। विलोम शब्द पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता इसमें आ जाती है कि लिंग परिवर्तन, या तो देखिए द्वंद्व समास की सबसे मेन विशेषता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। ये दोनों पद विलोमार्थक शब्द भी हो सकते हैं, ये दोनों पद विपरीत लिंगी शब्द भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम समझे द्वंद्व। द्वंद्व शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, द्वंद्व शब्द को अगर हम देखें तो द्वंद्व का अर्थ होता है झगड़ा। ये झगड़े का पर्यायवाची है द्वंद्व शब्द। और बस हम याद रखें, झगड़ा कब कब होता है, कब कब होता है, जब दोनों पद प्रधान होते हैं। अगर एक पद प्रधान हुआ और एक गौण हुआ तो झगड़ा होना संभव ही नहीं है। जब दोनों बराबर के पद होते हैं तो उसी समय क्या होता है, द्वंद्व समास पाया जाता है। उसके बाद विशेषता आ रही है कि द्वंद्व यानी झगड़ा कब होता है, जब विलोम शब्द पाए, या तो दोनों बराबर के शब्द हो या एक दूसरे का विलोम शब्द हो, एक दूसरे की उल्टी विचारधारा के हो, तभी तो द्वंद्व होगा, झगड़ा होगा। तो या तो विलोम शब्द होंगे, या फिर हम देखिए क्या लिंग परिवर्तन हो, कि अगर उठाएं भाई बहन तो उसी समय लिंग परिवर्तन है, लिंग परिवर्तन है तो क्या है, झगड़ा होना संभव है। तो बस हम यही याद रखें कि द्वंद्व समास की विशेषता है
कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, या तो ये विलोम होते हैं या फिर ये लिंग परिवर्तन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम देखेंगे विलोम शब्द या लिंग, तो बहुत सी बुक हमारे सामने आ जाती है और अनेक बुक्स में ये दिया हुआ होता है कि इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, योजक चिन्ह का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन अनिवार्य नहीं है कि अगर किसी शब्द के अंदर योजक चिन्ह लगा हुआ है तो वह द्वंद्व समास का ही उदाहरण होगा। हम देखकर आए हैं, अभी पीछे हमने देखा एक शब्द था हमारा हाथों हाथ। हाथों हाथ शब्द में भी योजक लगा हुआ है, घर घर शब्द में भी योजक लगा हुआ है, लेकिन यह आपके द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं है। यह आपके द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें संज्ञा के साथ संज्ञा का रिपीटेशन हो रहा है, वही संज्ञा पुनः आ रही है, दोबारा आ रही है, तो यहाँ अव्ययी भाव समास होगा। ये दोनों किसके उदाहरण होंगे? आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे, ये द्वंद्व के उदाहरण नहीं होंगे। तो जरूरी नहीं कि इसमें योजक चिन्ह लगा हो, यह जरूरी नहीं होता है। योजक चिन्ह पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है। आइए आगे हम देखते हैं कि कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें हमें विशेषता दी हुई होती है कि इसमें और या अथवा, और या अथवा योजक शब्द पाए जाते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही है कि अगर हम देखें जब दोनों पद प्रधान होंगे तो या तो हम और लगाएंगे या फिर अथवा का प्रयोग करेंगे, तभी तो दोनों पद प्रधान होंगे। अगर विलोम शब्द है तो विलोम शब्द के अंतर्गत भी हमें क्या लगाना पड़ता है? या लगाना पड़ता है, तभी उसका समास विग्रह किया जा सकता है। अगर लिंग परिवर्तन है तो हमें क्या लगाना पड़ता है? और लगाना पड़ता है, तभी हमारा लिंग परिवर्तन संभव है, तभी हमारा ये कहें कि समास विग्रह जो है वो संभव होता है। तो बस ये जानकारी रखें कि जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, या तो ये विपरीत लिंगी शब्द होते हैं, या एक दूसरे के विलोमार्थक शब्द होते हैं, या अलग अलग विचारधारा के शब्द होते हैं, तभी उनमें झगड़ा संभव है, द्वंद्व संभव है। तो बस ये सभी द्वंद्व के उदाहरण होते हैं। अब हम एक एक उदाहरण उठाते हैं। उदाहरण जैसे हमें दे दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है माता पिता। माता पिता बताइए, एक तो योजक लगा हुआ है, योजक को अगर हम नहीं भी देखना चाहते हैं और इसी शब्द का समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता हो जाएगा। और का लोप होते ही कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। नहीं याद रहता है तो सिंपल याद रखिएगा, माता पिता दोनों क्या है? लिंग परिवर्तन है ना, विपरीत लिंगी शब्द हैं। अगर विपरीत लिंगी शब्द हैं तो झगड़ा होना संभव है, तो बस याद रखिएगा अगर विपरीत लिंगी है तो क्या है? द्वंद्व समास है। उसके बाद में हमारे सामने दे दिया जाता है रात दिन। रात दिन, रात दिन शब्द दिया जाता है, पूछा जाता है कौन सा समास है? तो दोस्तों देखिएगा, रात दिन दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं, और विपरीत शब्द हैं, दोनों एक दूसरे के विलोमार्थक शब्द हैं। विलोमार्थक शब्द हैं तो भी समास कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ तक तो है अगर शब्द देकर समास पूछा जाए, लेकिन दोस्तों आजकल जो वर्तमान समय में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं द्वंद्व समास से, वो क्वेश्चन इनके विग्रह को लेकर पूछे जा रहे हैं कि बताइए समास विग्रह सही क्या होगा। हमारे सामने दे दिया जाता है माता पिता। माता पिता का सही समास विग्रह क्या होगा? और विकल्प भी हमें दे दिए जाते हैं। विकल्प दिया जाता है माता और पिता, माता और पिता। दूसरा विकल्प हमें दे दिया जाता है पिता और माता। तीसरा विकल्प दे दिया जाता है पिता या माता। चौथा विकल्प दिया जाता है माता या पिता। दोस्तों बताइए सही विकल्प में सही समास विग्रह क्या होगा? माता पिता का। माता पिता का सही समास विग्रह आपको करना है। ध्यान देना, देखो कंडीशन तो सभी किसकी लग रही है? द्वंद्व समास की। और भी द्वंद्व समास में आता है, या भी द्वंद्व समास में ही आता है, लेकिन फिर भी
सही समास विग्रह कौन सा होगा। देखिए याद रखिएगा, हिंदी में एक नियम आता है कि यदि स्त्री और पुल्लिंग दोनों शब्दों को साथ साथ लिखा जाता है तो पहले स्त्रीलिंग शब्द लिखा जाता है। अगर हम सीताराम लिखना चाहते हैं तो सीताराम ही लिखा जाएगा। राम सीता हिंदी की दृष्टि से उपयुक्त संग्रह नहीं होगा, मानक नहीं होगा। राम सीता सीताराम ही मानक माना जाएगा। तो हमेशा स्त्रीलिंग को पहले लिखा जाता है और पुल्लिंग शब्द को उसके बाद। यदि दोनों लिंग एक ही लिंग से संबंधित हो, लिंग एक ही शब्द के लिंग परिवर्तन हो, तो उस समय आपको ध्यान देना स्त्रीलिंग शब्द पहले लिखा जाएगा और पुल्लिंग शब्द बाद में। जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह आपने या बहुत से अध्यापकों को बोलते सुना होगा, आपने अध्यापक गण को बोलते हुए सुना होगा दिन रात। लिखा हुआ भी कई बार कई बुक्स में मिल जाता है दिन रात। दोस्तों दिन रात नहीं होता, रात दिन शब्द होता है। रात स्त्रीलिंग शब्द है और दिन पुल्लिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द को हमेशा पहले रखा जाता है। वैसे भी भाई स्त्री हमेशा पहले होती है, सम्मानीय होती है, पुरुष से पहले स्त्री का सम्मान किया जाता है। तो बस हम याद रखें कि स्त्रीलिंग शब्द को पहले लिखा जाता है। अब बात आती है समास विग्रह की। समास विग्रह की बात करते हैं तो माता और पिता। देखिए दिन और रात ये दो शब्द मैंने आपको दिए, इनमें सही क्या होगा, कहाँ और लगेगा और कहाँ या लगेगा। जब दोनों चीजें दोनों शब्द एक ही समय पर संभव हो, जब दोनों शब्द एक ही समय पर संभव हो तो हमेशा क्या लगता है, और लगता है। लेकिन जब दोनों में से वैकल्पिक हो, दोनों में से एक को ही एक समय चुना जाना हो, तो उस समय क्या लगाया जाता है, या लगाया जाता है। याद रखना अगर हम माता पिता की बात करते हैं तो माता पिता दोनों एक ही समय पर संभव हो सकते हैं, एक ही जगह पर उपस्थित हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर इनके बीच में हमेशा और योजक लगेगा, और का प्रयोग होगा विग्रह करते समय। तो सही क्या हो जाएगा हमारा, माता और पिता। और यहाँ भी लग रहा है लेकिन यहाँ पुल्लिंग शब्द को पहले दे दिया गया है, इसलिए यह सही नहीं होगा, माता और पिता शब्द सही होगा। इसी तरह से अगर हम रात दिन को देखना चाहें तो रात और दिन की बात करते हैं, ये योजक यहाँ लगा, इस योजक का अर्थ और भी हो सकता है, या भी हो सकता है, अथवा भी हो सकता है। लेकिन ध्यान दें कि रात दिन दोनों एक समय पर संभव नहीं है, या तो रात होगी या दिन ही होगा, दोनों एक साथ संभव नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमेशा वैकल्पिक होते हैं, और वैकल्पिक होते हैं तो क्या लगाया जाता है, या लगाया जाता है। रात या दिन सही समास विग्रह हो जाएगा, रात और दिन नहीं होगा। बहुत सी बुक्स मैंने देखी हैं, बहुत से अध्यापक मैंने देखे हैं जो रात और दिन बताते हैं। दोस्तों रात और दिन नहीं होगा, क्योंकि ये वैकल्पिक है, ये दोनों एक ही समय पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तो इसका सही समास विग्रह होगा रात या दिन। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो किसमें, द्वंद्व समास में हमारे सामने रखे जाते हैं। आशा रखती है द्वंद्व समास से समझ आया होगा। दोस्तों एक और उदाहरण आपके सामने रख देती हूँ, और उदाहरण आपके सामने आता है हरिशंकर। हरिशंकर, हरिशंकर शब्द किस समास का उदाहरण है। देखिए अगर हम देखना चाहें तो यहाँ हमारे पास योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये किसका उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान हैं, हरि भी और शंकर भी। हरि शंकर को हम किसी को कम नहीं बता सकते कि हरि गौण है या शंकर गौण है, दोनों ही पद यहाँ प्रधान है, और दोनों ही पद प्रधान है तो समास कौन सा है, द्वंद्व समास हो जाएगा। कहोगे मैम इसका विग्रह कैसे करें कि इसमें और लगेगा या लगेगा। तो दोस्तों हरि शंकर दोनों अलग अलग हैं, हरि शंकर एक समय पर उपस्थित हो सकते हैं, तो इसका जो विग्रह होगा हरि और शंकर हो जाएगा। ये था हमारा द्वंद्व समास। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास समास आता है बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास के बाद अगला समास हमारा आ जाया करता है बहुव्रीहि समास। पहले तो ध्यान दीजिएगा कि जो बहुव्रीहि समास है इसमें बहुव्रीहि शब्द बहुत बार हमसे शुद्ध अशुद्ध शब्द में पूछ लिया जाता है,
कि बताइए मानक शब्द या ये कहें कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। बहुब्रीहि समास में ध्यान रखिएगा कि बी बड़ी और ही छोटी आती है, यहीं से विकल्प बनाकर हमारे सामने दे दिए जाते हैं। तो बहुब्रीहि समास सही क्या होगा आपका, इस प्रकार से सही होगा। बहुब्रीहि समास की बात करते हैं तो जो बहुब्रीहि समास होता है इसकी पहली विशेषता कि इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है, अन्य पद प्रधान पाया जाता है, ना तो पूर्व पद प्रधान होता और ना ही उत्तर पद प्रधान होता, कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो इसमें दूसरी विशेषता कि इसमें जो दोनों पद होते हैं, दोनों पद गौण कहलाते हैं। दोनों पद गौण होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी दोनों गौण होते हैं। वो केवल सहायक शब्द होते हैं, मेन जो शब्द होता है, मुख्य जो शब्द होता है वो अन्य पद होता है। जैसे हमारे सामने उदाहरण रख दिया जाता है, उदाहरण रख दिया जाता है लंबोदर। लंबोदर की बात करें तो ये शब्द बनता है लंबा उदर। एक शब्द बना हमारा लंबा और प्लस उदर शब्द, लंबोदर शब्द बना लंबा प्लस उदर शब्द से। अगर लंबा प्लस उदर शब्द की हम बात करें तो उदर का अर्थ होता है पेट और लंबा का अर्थ क्या होता है, लंबा हो जाता है। लंबे पेट को क्या लंबोदर कह सकते हो, नहीं। ना तो लंबा की विशेषता ना उदर की विशेषता, इस उदर की विशेषता नहीं बताई गई कि वो लंबा है इसलिए उसको लंबोदर कहा जाता है, नहीं। जिसका भी पेट लंबा होगा वो लंबोदर नहीं कहलाएगा। लंबोदर शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में एक छवि बन जाती है, एक विशेष व्यक्ति की छवि आ जाती है और वो होते हैं गणेश जी। और गणेश जी शब्द आते ही अन्य पद प्रधान हो गया और अन्य पद प्रधान होते ही क्या है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत सी बुक्स ऐसी हैं जिसमें लंबोदर जो शब्द है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण भी दिया हुआ है और बहुब्रीहि समास का उदाहरण भी दिया गया है। हम कहेंगे मैम अगर दोनों ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं हम आंसर क्या चुने, दोनों ऑप्शन हमारे साथ सामने होते हैं, बहुब्रीहि समास भी विकल्प में होता है और ये कहें कि क्रमधारय समास भी विकल्प में होता है। लंबोदर का हमें चुनना है। पहली बात तो अगर हमें लंबोदर शब्द का प्रयोग किस वाक्य में कर दिया जाता है तो हम वाक्य के अर्थ के आधार पर समास चूज करेंगे, समास चुनेंगे। अगर ये लंबोदर शब्द खाली शब्द दिया जाता है और फिर पूछा जाता है तो हमेशा बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा, क्योंकि लंबोदर जो शब्द है इसमें ना तो लंबा शब्द प्रमुख है मुख है और ना ही उदर शब्द मुख है, इसका प्रधान शब्द कोई और है, वो है गणेश जी। आज के समय पे यदि किसी का पेट लंबा होता है तो क्या लंबोदर कह देते हो उसे, नहीं। लंबोदर कहकर कभी सम्मानित नहीं करते उसे, कभी संबोधित नहीं करते उसे हम पेटू अवश्य कह देंगे लेकिन लंबोदर नहीं कहेंगे। लंबोदर तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए प्रयोग हुआ, स्पेसिफिक वर्ड था और किसके लिए प्रयोग हुआ, गणेश जी के लिए प्रयोग हुआ, इसलिए ये किसका उदाहरण होगा, आपका बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण होगा। उसके बाद हमारे सामने शब्द आ जाता है, अगला उदाहरण मैं आपके सामने देती हूँ और अगला उदाहरण हमारे पास आ जाता है दशानन। दशानन शब्द को यदि हम देखें तो 10 हैं आनन जिसके, ध्यान दीजिएगा, अगर 10 में 10 संख्यावाची तो है लेकिन 10 आननों के या 10 मुख के समूह को कभी भी दशानन नहीं कह देते हैं। दशानन शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में तस्वीर बन जाती है किसकी, रावण की। रावण को ही दशानन कहा गया, बाकी किसी के लिए दशानन का प्रयोग नहीं किया गया। और रावण के लिए अगर स्पेसिफिक वर्ड हो गया है, विशेष शब्द बन गया है तो समास कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। उसके बाद हमारे सामने शब्द दे दिया जाता है और शब्द दे दिया जाता है चतुर्भुज, शब्द दे दिया जाता है चतुर्भुज। अगर चतुर्भुज की हम बात करते हैं तो देखिए इसमें एक शब्द आया चार और एक शब्द आया भुजा। क्या 4 भुजाओं के समूह को कभी चतुर्भुज कहते हैं, नहीं कहते। चतुर्भुज शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में आ जाता है किसकी, चतुर्भुज की
चतुर्भुज किसको कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चार भुजाओं का समूह कभी भी चतुर्भुज नहीं होता है। चतुर्भुज एक स्पेसिफिक वर्ड होता है और किसके लिए, भगवान जी के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन से भगवान जी के लिए प्रयोग किया जाता है ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि चतुर्भुज किसे कहा जाता है। तो अगर इस प्रकार के स्पेसिफिक वर्ड हमारे सामने आते हैं, इस प्रकार के विशेष शब्द हमारे सामने आते हैं जिनको सुनते ही हमारे मस्तिष्क में किसी की तस्वीर बन जाती है, तो ये जो शब्द हैं ये सभी किसके होंगे, बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे। उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है कि मैम इनका समास विग्रह कैसे किया जाए। दोस्तों अगर समास विग्रह की हम बात करते हैं तो समास विग्रह हमेशा बहुब्रीहि समास का है, जिसका, है, जिसकी के साथ किया जाता है। जैसे हम ये कहें लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, लंबा है पेट जिसका, अर्थात गणेश जी निकल जाएंगे। तो ये जो अर्थात शब्द निकला ये अन्य शब्द की ओर इशारा करता है, अन्य पद की ओर इशारा करता है। और जो विग्रह है जिसका, है जिसकी, ये बहुब्रीहि समास की पहचान होती है। उसके बाद देखें कि दूसरा शब्द जैसे हमने लिया और शब्द लिया दशानन, तो 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके, आनन का अर्थ मुख होता है, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात निकलेगा तो क्या निकल जाएगा, रावण। और ये कौन से समास का उदाहरण हो जाएगा, बहुब्रीहि समास का। ध्यान रखना बहुब्रीहि समास का समास विग्रह करते समय है जिसका, है जिसकी, ये दो शब्द आपके निकलेंगे तभी क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। एक शब्द और हमारे सामने आ जाता है, शब्द आ जाता है पीताम्बर, शब्द आ जाता है सॉरी पीताम्बर, पीताम्बर शब्द आ जाता है। और पीताम्बर शब्द की यदि हम बात करते हैं तो जो पीताम्बर शब्द होता है इसमें दो शब्द मिले हैं, एक पीत है और एक क्या है, अंबर शब्द है। तो दोस्तों पीताम्बर, पीत का अर्थ होता है पीला और अंबर का अर्थ होता है कपड़ा। क्या पीले कपड़े को पीताम्बर कहा जाता है? यदि कोई व्यक्ति पीला कपड़ा पहनकर जा रहा है तो क्या आप उसे पीताम्बरधारी कह देते हो? क्या उसे पीताम्बर कह देते हो? नहीं। पीताम्बर शब्द को सुनते ही हमारे मस्तिष्क में एक पिक्चर क्लियर हो जाती है और वो पिक्चर किसकी होती है, श्री कृष्ण की होती है। पीले हैं अंबर जिसके, क्या हो जाएगा विग्रह, पीले वस्त्र को धारण किया है जिसने, या पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण हो जाते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से है जिसका, है जिसकी निकालते हैं तो क्या निकल जाता है, बहुब्रीहि समास। अगर इसका विग्रह करके हमें वाक्य दे दिया जाए और वाला वाली शब्द निकले तो फिर ये क्रमधारय का उदाहरण चला जाएगा। जैसे हमें एक वाक्य दे दिया जाता है और वाक्य दिया जाता है कि सुशीला पीले कपड़े को धारण करके जा रही है, सुशीला पीले कपड़े को धारण करके जा रही है, या सुशीला पीताम्बर पहनकर जा रही है। अगर ऐसा शब्द दे दिया जाए, ऐसे वाक्य हमारे सामने दे दिया जाए और फिर यहाँ पीताम्बर पर अंडरलाइन करके पूछी जाए कि बताइए कौन सा समास है, तो दोस्तों यहाँ जो पीताम्बर समास होगा ये सुशीला के वस्त्रों के लिए प्रयोग किया जाएगा। वहाँ अंबर की विशेषता, जो कपड़ा है उसकी विशेषता दी जाएगी कि वो पीले हैं, तो ये क्रमधारय समास का उदाहरण हो जाएगा।